अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। डन बेस अगर हमें दिन में 50 कॉलें आती हैं तो दरमियान में 40 कॉलें होती हैं कि जी हमें डन बेस वीज़ा चाहिए। हम वीज़ा आने के बाद पेमेंट करेंगे, हम एडवांस नहीं दे सकते, हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमारे साथ पहले धोखा हुआ है, पहले हमारे वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं, तो हम ये काम नहीं करना चाहते। तो आज की वीडियो में हम डन बेस कनाडा, डन बेस यूएसए, डन बेस रशिया और डन बेस यूरोप के बारे में बात करेंगे कि किन किन कंट्रीज़ में डन बेस की ऑप्शन वाकई अवेलेबल है या नहीं है और डन बेस होता क्या है। क्योंकि हम पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूर्स की और लोगों को विज़िट वीज़ाज़ अप्लाई करवा के दे रहे हैं। हम इससे पहले डन बेस के ऊपर काम नहीं करते थे। उसकी वजह ये है कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस हम देते थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करें, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी करें अपनी, उसके बाद अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अरेंज्ड करें, अपनी स्टेटमेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अरेंज करें, उसके बाद फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन पिछले 6 माह में हो क्या रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज करने के बावजूद भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, एम्बेसीज वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती हैं, यूएसए रिफ्यूज़ कर देता है, कनाडा रिफ्यूज़ कर देता है, यूके रिफ्यूज़ कर देता है, यूरोप शेंजन की जो स्टेट्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो इस सारी रिफ्यूज़ल की वजह से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल्स आनी शुरू हो गई। तो इसमें एक तो मुल्की हालात का बड़ा असरअंदाज होता है कि आपके जो मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आपके मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। लोग पासपोर्ट्स बनवा रहे हैं, मुल्क से भागना चाह रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट्स लग रही हैं। एक तो ये भी असरअंदाज होता है। दूसरा, हर कंट्री का एक कोटा होता है कि हमने किस मुल्क से कितने टूरिस्ट अपने मुल्क में हमने इनवाइट करना है या हमने उनको बुलाना है। तो अभी इस वक्त हम डन बेस के ऊपर पिछले 6 माह से सोच रहे थे कि किस तरीके से वर्किंग करें। कुछ लोगों ने हमें यूएसए के बारे में मशवरा दिया, कनाडा के बारे में दिया, शेंजन के बारे में, रशिया के बारे में। तो इन सब के अंदर हमें सिर्फ एक चीज़ मुश्तरक नज़र आई है और वो है बिज़नेस कैटेगरी में। जो लोग डन बेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो डन बेस का रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ से वीडियो को आगे देखना शुरू करें। जो लोग नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो कहते हैं कि जी हमें तो ये तो डन बेस तो सब फ्रॉड है, झूठ है, आप नॉर्मल केसेस हमारे अप्लाई करें, वो यहीं से वीडियो को स्किप कर दें क्योंकि उनको आगे वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो डन बेस के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसए के लिए। यूएसए का भी इस वक्त डन बेस हो रहा है, कराची एम्बेसी से हो रहा है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। इसका तरीकाकार समझ लें डन बेस का कि डन बेस होता कैसे है। इसमें कंसल्टेंट या कोई भी इन्वेस्टर अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करता है यूएसए के लिए। यूएसए में आपके नाम पे कोई स्टॉल बुक करता है, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन, उसके अंदर पेमेंट करके वहाँ पे स्टॉल बुक करता है जो कि $50,000 से शुरू होता है, $1,00,000 तक जाती है। इनकी पेमेंट्स डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ का वहाँ पे स्टॉल बुक करते हैं, उसकी फिर वो वहाँ पे पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान में आपको बिजनेसमैन शो करते हैं। उस पेमेंट करने के बाद फिर जो ऑर्गेनाइज़र है वहाँ से वो स्पॉन्सर अरेंज करते हैं, स्पॉन्सर अप्रूव करवा के तो पाकिस्तान में मंगवाते हैं और आपका जो फॉर्म DS 160 है उसके बाद उसको फिल करते हैं, साथ में स्पॉन्सर अटैच करते हैं, आपको बिजनेसमैन बना के बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे के फिर केस एम्बेसी में प्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर 95% चांसेस होते हैं वीज़ा लग जाता है यूएसए का। कनाडा की जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि कनाडा का इंटरव्यू नहीं होता। यूएस एम्बेसी इंटरव्यू करती है, फिजिकली क्वेश्चन आंसर करती है, लेकिन कनाडा का तरीक़ाकार डिफरेंट है। कनाडा में भी बिजनेस स्पॉन्सर होता है और बिजनेस स्पॉन्सर के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है। यूएसए में बैंक स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो आपका डन बेस वीज़ा लग जाता है। लेकिन कनाडा के अंदर अगर आपने डन बेस वीज़ा भी अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, कम से कम भी 1 करोड़ रुपए के करीब आपके अकाउंट में रकम होगी। फिर प्रोसेस वही होगा, स्पॉन्सर वहाँ से आएगा, बिजनेस स्पॉन्सर आएगा, इनविटेशन होगा, आपको बिजनेस यहाँ पे शो किया जाएगा। आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कनाडा के लिए, क्योंकि कनाडा विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपको नहीं वीज़ा देगा, बिजनेस वीज़ा भी नहीं देगा। उसके लिए होता क्या है कि डन बेस के ऊपर जब लोग बात करते हैं तो फिर आपका मलेशिया का बिजनेस वीज़ा लगवा देते हैं, थाईलैंड का बिजनेस वीज़ा लगवा देते हैं। अब जब ये दोनों कंट्रीज़ कवर करके आते हैं बिजनेस वीज़ा के ऊपर तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कनाडा एम्बेसी में
अपीयर होते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपकी बायोमेट्रिक होती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और इसके ऊपर भी 90% वीज़ा अप्रूव हो जाता है अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का। उसके बाद आते हैं रशिया की तरफ। अब वीडियो के एंड में मैं आपको इनकी कॉस्ट भी बता दूंगा। इसके बाद आते हैं रशिया की तरफ। रशिया में इस वक्त 90 डेज़ की जो मल्टी एंट्री है वो अप्रूव हो रही है पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस कैटेगरी के अंदर। रशिया विदाउट स्पॉन्सर विजिट वीज़ा भी नहीं देता और बिजनेस वीज़ा भी नहीं देता। तो रशिया में भी सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन रशिया के लिए जो रिक्वायरमेंट डन बेस के लिए ज़रूरी होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान में आपकी बैंक अकाउंट होनी चाहिए और आपकी जो पुलिस क्लियरेंस है वो होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा HIV एड्स का सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच होता है, और जो कोरोना की वैक्सीन है वो आपने लगवाई हो, ये डॉक्यूमेंट्स लगवा के स्कैन करके फिर आप रशिया में भेजते हैं। जो भी इन्वेस्टर, जो भी कंसल्टेंट दरमियान में मौजूद होता है वो अपनी गारंटी के ऊपर कंपनी से आपका इनविटेशन मंगवाता है और स्पॉन्सर मंगवाता है। स्पॉन्सर में ये मेंशन होता है कि ये बंदा अगर ओवरस्टे होगा, वापस नहीं आएगा, तो उसका फ़ाइन हम पे करेंगे। तो स्पॉन्सर रशिया से मंगवा के आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होके तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जाते हैं और आपका वीज़ा स्टिकर होके 90 डेज़ का मल्टी एंट्री आ जाता है, जो कि फिर बाद में अनदर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है। इस दौरान अगर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, या वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वो उसको कन्वर्ट करवा देते हैं। चाहे USA 5 साल की मल्टी एंट्री देता है, कनाडा जो है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तब तक वीज़ा देगा। रशिया आपको 90 डेज़ की मल्टी एंट्री देगा, उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड भी आप करवा सकते हैं। एक दफ़ा आपकी 90 डेज़ की मल्टी एंट्री लगेगी, दूसरी दफ़ा फिर आपका 1 साल की मल्टी एंट्री लग जाएगी। ये रशिया का बेस्ड है। इसके बाद आते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपको बिज़नेस स्पॉन्सर के ऊपर वीज़ा बआसानी दे देती हैं इंटरव्यू करने के बाद, जिनमें जर्मनी और फ्रांस है। इसमें भी इन्वेस्टर या कंसल्टेंट क्या करते हैं, वहाँ पे आपका स्टॉल बुक करते हैं, किसी बिजनेसमैन से मीटिंग रखते हैं आपकी, उस मीटिंग के बिहाफ के ऊपर इन्विटेशन मंगवाया जाता है जो कि वहाँ से अप्रूव्ड होके और फिर पाकिस्तान में आता है और आके यहाँ पे लगता है। ये बिज़नेस कैटेगरी का वीज़ा है। उसके अलावा जो शेंजन के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डन बेस वीज़ा लगता है वो वर्क परमिट लगता है, और वर्क परमिट की जो कास्ट आती है पाकिस्तान में, चूँकि एम्बेसीज़ की अपॉइंटमेंट्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो अपॉइंटमेंट अभी इस वक्त इटली एम्बेसी 7.5 लाख रुपए से कम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। डिफरेंट की किसी का 3 लाख रेट है, किसी का 4 लाख रेट है। ये एम्बेसी की अपनी वो नहीं है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती तो दरमियान में जो कंसल्टेंट बैठे होते हैं वो आपको बताते हैं कि जी इस वक्त इटली एम्बेसी का ये रेट है, फलां का ये रेट है। उस रेट की वजह से, अपॉइंटमेंट के रेट की वजह से यूरोप का जो डन बेस का रेट है वो भी बहुत हाई लेवल के ऊपर चला जाता है। वर्क परमिट भी आते हैं, लेकिन ऐसे वर्क परमिट जिनके ऊपर आपको एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, वो वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल यानी कि सूटेबल नहीं है। तो जो पाकिस्तान में डन बेस वीज़ा कर रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से वर्क परमिट निकले यूरोप से, और पाकिस्तान में हमें कोई इंटरव्यू ना देना पड़े, जस्ट हम जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और हमारा वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हो जाए, जैसे हंगरी एम्बेसी करती है, जैसे सर्बिया करती है, जैसे इसके अलावा अल्बानिया करती है। तो ये जो एम्बेसीज़ हैं इनके अंदर आपको जाके फिज़िकली प्रेजेंट होने की सिर्फ बायोमेट्रिक की हद तक ज़रूरत होती है, इंटरव्यूज़ इनके नहीं होते। पोलैंड एम्बेसी इंटरव्यू करती है, रोमानिया इंटरव्यू करती है, और भी जो दीगर शेंजन कंट्रीज़ हैं वो इंटरव्यूज़ करने के बाद फिर आपको वीज़ा देती हैं। तो डन बेस की जो कैटेगरी है वो स्टार्ट होती है 50 लाख से और जाती है 1 करोड़ तक। इतने पैसे लगाने से बेहतर ये है कि आप लोग नॉर्मल प्रोसेसिंग की तरफ आ जाएं, इतना पैसा अपने बैंक के अंदर रखें, उसकी ट्रांजैक्शंस करें, ट्रांजैक्शंस करने के बाद आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। लेकिन जो लोग इस प्रैक्टिस को करके थक गए हैं, या वो ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, या वो कहते हैं कि हमें हर हाल में जाना ही जाना है, हमने कुछ सेविंग की हुई है, तो उनके लिए फिर ये अलग अलग डन बेस की जो कैटेगरीज़ हैं ये अवेलेबल हैं। पाकिस्तान से भी ये काम हो रहा है, UAE से हो रहा है, कराची से हो रहा है, इस्लामाबाद से हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। बहुत सारे वीज़े हमने भी अपनी आंखों से देखे हैं जो कि लोगों ने कनाडा के लगवाए हैं डन बेस के ऊपर, शेंजन के लगवाए हैं डन बेस के ऊपर, USA के तो खैर बहुत देर से काम हो रहा है। तो जो लोग डन बेस के ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट ढूंढना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। जस्ट इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं, बाकी डिसीजन जो है वो आपने खुद करना है कि कहाँ से आपने कौन सा काम करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।